Hi friends, please listen to articles of the Indian Constitution. So, let's get started. नमस्कार और आज की इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। सोचिए एक क्रिकेट मैच चल रहा है और अंपायर किसी एक टीम का कप्तान भी हो, कैसा लगेगा? जाहिर है, खेल तो बिल्कुल निष्पक्ष नहीं हो सकता। बिल्कुल। हमारे संविधान बनाने वालों ने भी कुछ ऐसा ही सोचा था जब वे भारत के राष्ट्रपति के पद की रूपरेखा तैयार कर रहे थे। ये एक बहुत बढ़िया मिसाल है। वो एक ऐसा अंपायर बनाना चाहते थे जो खेल से ऊपर हो, जो किसी टीम का न हो, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खेल के नियमों का संरक्षक हो। और इसी सोच की बुनियाद पर खड़ा है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 59। बिल्कुल। और आज हम इसी अनुच्छेद 59 की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास संविधान का मूल टेक्स्ट तो है ही, साथ में कुछ कानूनी विश्लेषण भी हैं और भारत अमेरिका के राष्ट्रपतियों की भूमिका पर कुछ दिलचस्प नोट्स भी हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि नियम क्या हैं, बल्कि ये समझना है कि ये नियम क्यों बनाए गए। देश के सर्वोच्च पद को हर तरह की राजनीति से दूर रखने के लिए कैसा सुरक्षा कवच तैयार किया गया है। तो चलिए इस संवैधानिक कवच की एक एक परत को खोलकर देखते हैं और समझते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, तो इस कवच की पहली और शायद सबसे मजबूत परत से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 49 साफ साफ कहता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन यानी लोकसभा या राज्यसभा या किसी भी राज्य के विधानमंडल के सदस्य नहीं हो सकते जी। और अगर कोई सांसद या विधायक राष्ट्रपति चुन भी लिया जाता है तो पद संभालने से पहले उन्हें अपनी सीट छोड़नी पड़ती है जी। पहली नजर में एक सामान्य नियम लगता है, लेकिन इसके पीछे का विचार बहुत गहरा है ना? बहुत गहरा। ये सिर्फ एक आप कह सकते हैं तकनीकी नियम नहीं है, ये एक दार्शनिक सिद्धांत है। इसे आप राष्ट्रपति पद के चारों ओर एक पॉलिटिकल क्वारंटाइन या राजनीतिक अलगाव बनाने की कोशिश कह सकती हैं। संविधान सभा की बहसों से ये साफ है कि वो राष्ट्रपति को दलीय राजनीति की जो रोजमर्रा की खींचतान होती है उससे बिल्कुल अलग रखना चाहते थे। मतलब राष्ट्रपति किसी एक चुनाव क्षेत्र या किसी एक पार्टी के प्रतिनिधि नहीं है। नहीं, वो पूरे राष्ट्र के प्रतीक हैं। अगर वो सांसद बने रहते तो उन पर अपने क्षेत्र या अपनी पार्टी के प्रति झुकाव रखने का दबाव हमेशा बना रहता। बिल्कुल। सोचिए अगर कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए आता है और वो बिल उन्हीं की पुरानी पार्टी ने पेश किया हो, तो क्या होगा? एक दबाव तो रहेगा। उन पर हस्ताक्षर करने का एक नैतिक और भावनात्मक दबाव होगा। उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठ सकते हैं। ये नियम उस संभावना को ही जड़ से खत्म कर देता है। पद ग्रहण करते ही उनकी पुरानी राजनीतिक पहचान वहीं समाप्त हो जाती है। और इसी अलगाव के सिद्धांत को और मजबूत करता है अनुच्छेद 59 का दूसरा नियम जी। लाभ का पद या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना रखने की शर्त। ये लाभ का पद क्या भला है? इसका दायरा कितना बड़ा है? लाभ का पद एक बहुत व्यापक शब्द है। आसान भाषा में यह सरकार के अधीन कोई भी ऐसी नौकरी या पद है जिसके साथ कोई वेतन, भत्ता या किसी भी तरह का आर्थिक फायदा जुड़ा हो। इसके पीछे का सिद्धांत है हितों का टकराव रोकना। अच्छा। हम ये नहीं चाहते कि देश के राष्ट्रपति ऐसे किसी दूसरे पद पर हों जहां उनके फैसले उस पद से मिलने वाले लाभ से प्रभावित हो सके। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प अपवाद भी है। हाँ है। संविधान कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, किसी राज्य का राज्यपाल या केंद्र या राज्य में मंत्री का पद, ये लाभ का पद नहीं माना जाएगा। ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? एक मंत्री का पद तो साफ तौर पे फायदे वाला पद है। ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। दरअसल संविधान यहाँ लाभ को सिर्फ व्यक्तिगत आर्थिक लाभ के तौर पर नहीं देख रहा। मंत्री पद को एक सार्वजनिक सेवा का पद माना गया है। अच्छा, एक जिम्मेदारी की तरह। हाँ, ये एक राजनीतिक जिम्मेदारी है, ना कि कोई सरकारी नौकरी। अगर किसी मौजूदा मंत्री या राज्यपाल को राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से रोक दिया जाता तो देश को अनुभवी और प्रशासनिक समझ रखने वाले नेताओं के एक बड़े समूह से राष्ट्रपति चुनने का मौका नहीं मिलता। सही बात है। इसलिए चुनाव लड़ने के लिए तो ये छूट है, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, राष्ट्रपति बनते ही उन्हें वो मंत्री पद छोड़ना ही पड़ेगा। तो कुल मिलाकर ये दोनों नियम, संसद की सदस्यता छोड़ना और कोई दूसरा लाभ का पद न रखना, राष्ट्रपति को हर तरह के बाहरी राजनीतिक और वित्तीय दबाव से आजाद करते हैं। ये एक बड़ी जिम्मेदारी और त्याग है। तो सवाल उठता है कि देश बदले में इस पद की गरिमा और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए क्या व्यवस्था करता है? और यहीं पर अनुच्छेद 59 का तीसरा और चौथा हिस्सा तस्वीर में आता है।
अनुच्छेद 59(3 कहता है कि राष्ट्रपति को बिना कोई किराया दिए अपने आधिकारिक आवास यानी शानदार राष्ट्रपति भवन का उपयोग करने का अधिकार होगा। साथ ही उन्हें वो सभी वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलेंगे जो संसद कानून बनाकर तय करे। यहाँ पर वेतन की बात दिलचस्प है। हमारे सूत्रों के मुताबिक 2018 में राष्ट्रपति का वेतन 1.5 लाख रुपए प्रति माह से बढ़ाकर 5 लाख रुपए प्रति माह कर दिया गया था। जी, एक बड़ा उछाल था। लेकिन इससे भी ज्यादा दिलचस्प है अनुच्छेद 59(4) जो कहता है कि राष्ट्रपति के कार्यकाल के दौरान उनके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। ये सुरक्षा क्यों? पहली नजर में तो लगता है कि अगर देश किसी बड़े आर्थिक संकट से गुजर रहा हो तो क्या राष्ट्रपति की सैलरी कम नहीं होनी चाहिए? देखिए, इसे जवाबदेही के बजाय स्वतंत्रता के चश्मे से देखना होगा। सोचिए, अगर सरकार राष्ट्रपति के किसी फैसले से नाराज हो जाए, मान लीजिए राष्ट्रपति ने किसी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया और संसद में अपने बहुमत का इस्तेमाल करके उनकी तनख्वाह या भत्ते कम कर दें, तो क्या होगा? अरे, ये तो एक तरह का संस्थागत ब्लैकमेल हो जाएगा। बिल्कुल। सरकार राष्ट्रपति पर दबाव बनाने के लिए उनकी वित्तीय स्वतंत्रता पर हमला कर सकती है। एकदम सही। ये प्रावधान राष्ट्रपति को किसी भी तरह के राजनीतिक दबाव से बचाने के लिए एक वित्तीय किला बनाता है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति बिना किसी डर या लालच के सिर्फ संविधान के प्रति अपनी शपथ के अनुसार काम कर सकें। अच्छा, ये वैसा ही है जैसे किसी जज को गारंटी दी जाती है? बिल्कुल वैसा ही। जैसे किसी जज को ये गारंटी दी जाती है कि उनके फैसलों के आधार पर उनकी सैलरी कम नहीं की जाएगी ताकि वे निडर होकर न्याय कर सकें। तो ये वित्तीय सुरक्षा और इससे पहले हमने जिस राजनीतिक अलगाव की बात की, यानी संसद का सदस्य न होना, ये दोनों मिलकर उस भूमिका की नींव रखते हैं जो भारत के राष्ट्रपति को निभानी है। और ये भूमिका अमेरिका के राष्ट्रपति से बहुत अलग है ना? जमीन आसमान का फर्क है, और इस फर्क को समझे बिना हम अनुच्छेद 59 के पीछे की भावना को नहीं समझ सकते। भारत में राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख यानी हेड ऑफ स्टेट हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख यानी हेड ऑफ गवर्नमेंट नहीं है। हाँ। वे देश के प्रतीक हैं, प्रथम नागरिक हैं, लेकिन असली कार्यकारी शक्ति प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद के हाथ में होती है। जैसा कि अनुच्छेद 74 में साफ लिखा है। जी, राष्ट्रपति ज्यादातर मामलों में मंत्री परिषद की सलाह पर ही काम करते हैं, जबकि अमेरिका में राष्ट्रपति ही राष्ट्र और सरकार दोनों के प्रमुख होते हैं। हाँ, सब कुछ वही है। वही कमांडर इन चीफ हैं, वही अपनी कैबिनेट चुनते हैं और वही देश की नीतियों के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार होते हैं। वो एक बहुत ही शक्तिशाली कार्यकारी पद है। बिल्कुल। अमेरिकी राष्ट्रपति अपनी पार्टी का नेता होता है और राजनीतिक एजेंडे पर चुनाव जीत कर आता है। उसकी भूमिका ही राजनीतिक है। इसके ठीक उलट भारत के राष्ट्रपति से यह उम्मीद की जाती है कि वे पद ग्रहण करने के बाद दलगत राजनीति से ऊपर उठ जाएंगे। अच्छा। इसीलिए अनुच्छेद 59 के सारे नियम, संसद से दूरी, लाभ के पद से परहेज, वेतन की सुरक्षा, ये सब उसी गैर राजनीतिक, निष्पक्ष और औपचारिक भूमिका को मजबूत करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि अनुच्छेद 59 असल में राष्ट्रपति पद के लिए एक आचार संहिता है। बिल्कुल। जो ये तय करती है कि इस पद पर बैठा व्यक्ति राष्ट्र की एकता और संविधान की गरिमा का प्रतीक बना रहे। अब एक और सवाल मन में आता है। पूछिए। ये सब तो कार्यकाल के दौरान की बातें हैं। 5 साल का कार्यकाल खत्म होने के बाद क्या होता है? हमारे सूत्र बताते हैं कि पूर्व राष्ट्रपतियों को भी पेंशन और कई सुविधाएं मिलती हैं। क्या इसका जिक्र भी अनुच्छेद 59 में है? और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प संवैधानिक चुप्पी देखने को मिलती है। चुप्पी? हाँ, चुप्पी। संविधान, जिसमें अनुच्छेद 59 भी शामिल है, राष्ट्रपति की पेंशन के बारे में कुछ नहीं कहता। एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले में भी इस बात को रेखांकित किया गया है। अनुच्छेद 59(3) में वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार, इन शब्दों का इस्तेमाल है, लेकिन पेंशन शब्द कहीं नहीं है। तो फिर पूर्व राष्ट्रपतियों को पेंशन, बंगला, स्टाफ, गाड़ी, ये सब सुविधाएं कहां से मिलती हैं? अगर संविधान में नहीं लिखा है तो इसका आधार क्या है? इसका आधार है संसद की कानून बनाने की शक्ति। इन सभी सुविधाओं का प्रावधान एक अलग कानून के तहत किया गया है, जिसका नाम है राष्ट्रपति की उपलब्धियां और पेंशन अधिनियम 1951। अच्छा, द प्रेसिडेंट्स एमोल्यूमेंट्स एंड पेंशन एक्ट। जी, और समय समय पर इस कानून में संशोधन भी होते रहे हैं। ये हमें दिखाता है कि जिन मामलों में संविधान मौन है, वहाँ संसद देश की जरूरतों के हिसाब से कानून बना सकती है।
और ये सुविधाएं हैं क्या क्या? क्या ये सिर्फ पेंशन तक सीमित है? नहीं, इसका दायरा काफी बड़ा है। इस कानून के तहत एक पूर्व राष्ट्रपति को उनकी आखिरी सैलरी की 50% राशि पेंशन के रूप में मिलती है। इसके अलावा उन्हें दिल्ली में कहीं भी एक सुसज्जित किराया मुक्त बंगला मिलता है। टाइप 8 बंगला? जी। 2 टेलीफोन, एक मोबाइल फोन, एक गाड़ी और ड्राइवर दिए जाते हैं। 5 लोगों का निजी स्टाफ और उनके कार्यालयीन खर्च के लिए सालाना 1 लाख रुपए तक का भत्ता मिलता है। और यात्रा का भी कुछ है? हाँ, उन्हें और उनके जीवन साथी को भारत में कहीं भी ट्रेन या हवाई जहाज से मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलती है। ये तो काफी विस्तृत व्यवस्था है। और अगर राष्ट्रपति का निधन हो जाए तो? उनके निधन के बाद उनके जीवन साथी को आधी पेंशन यानी मौजूदा दर पर लगभग 1.5 लाख रुपए प्रति माह, वही बंगला, कार और मुफ्त चिकित्सा सुविधा जीवन भर मिलती रहती है। यह सब इस सोच पर आधारित है कि जिस व्यक्ति ने देश के सर्वोच्च पद पर सेवा की है, उसे और उसके परिवार को सेवानिवृत्ति के बाद एक सम्मानजनक जीवन मिलना चाहिए। तो इन सब का निचोड़ क्या है? जब हम इन सभी नियमों को एक साथ देखते हैं, कार्यकाल के दौरान की शर्तें और सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं, तो एक बड़ी तस्वीर उभरती है। अनुच्छेद 59 सिर्फ नियमों की एक सूखी सूची नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक पूरा दर्शन है। ये एक ऐसा ढांचा है जो यह सुनिश्चित करता है कि भारत के राष्ट्रपति राजनीतिक खींचतान से ऊपर उठकर एकता और स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में काम कर सके। सही। यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि कैसे ये अलग अलग शर्तें, एक विधायी सीट छोड़ने से लेकर एक संरक्षित वेतन और सेवानिवृत्ति के बाद की पेंशन तक, सभी मिलकर एक निष्पक्ष राष्ट्र प्रमुख का निर्माण करती हैं, जिसकी हमारे संसदीय लोकतंत्र को सख्त जरूरत है। और ये हमें एक आखिरी सोचने वाले सवाल पर लाके छोड़ता है। जैसा कि आपने बताया, हमारा संविधान राष्ट्रपति की पेंशन पर चुप है। ये जिम्मेदारी संसद पर छोड़ दी गई। जी। दिलचस्प बात यह है कि अमेरिकी संविधान भी अपने राष्ट्रपति की पेंशन पर पूरी तरह से चुप था। हाँ, ये सच है। वहाँ भी ये व्यवस्था 1958 में एक कानून, फॉर्मर प्रेसिडेंट्स एक्ट के जरिए लाई गई। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब कोई लोकतंत्र अपनी विधायिका के माध्यम से अपने पूर्व प्रमुखों की देखभाल करने का फैसला करता है, भले ही उसके संस्थापक दस्तावेज यानी संविधान में इसकी कोई सीधी अनिवार्यता ना हो, तो ये उस लोकतंत्र के मूल्यों के बारे में क्या बताता है? सही बात है। ये सार्वजनिक सेवा और सर्वोच्च पद की गरिमा को दिए जाने वाले सम्मान के बारे में क्या कहता है, उस व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के बहुत समय बाद। Thank you very much for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Keep watching my videos. Thanks again and again.